आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टिव रिपीट ARQ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूजिंग गो बैक एन। So in this lecture we shall be discussing again the implementation of sliding window protocol using the selective repeat ARQ. So selective repeat और हम कहें कि go back n, जो go back n ARQ है that actually simplifies the process at the receiver side. क्योंकि जो receiver है that always keeps track of only one variable. We know that कि जो window size of receiver है that is always equal to 1 in go back n. So whenever the packet is lost, no negative acknowledgement is sent, but the receiver actually discards the frame. So whenever the timer expires, the sender retransmit the frame. So the receiver keeps tracks of only one variable and there is no need to buffer out of the frames. कोई out of order frames आई हैं, there is no need to track all those frames. क्योंकि they are simply discarded by the receiver. receiver उसको simply discard कर सकता है. लेकिन ये प्रोटोकॉल है that is very inefficient for a noisy link, क्योंकि noisy link में chances are very high कि जो आप फ्रेम भेज रहे हैं उसको कोई ना कोई during the transmission या तो वो lost हो जाए या जो उसके अंदर डेटा है that actually alters. So chances are very high for noisy links. So just to solve that problem, क्योंकि गो बैक एन में हमें ये पता है कि जब भी कोई भी सेंडर जो है वो कोई सपोज ये जो सेंडर है इसने जब रिसीवर को कोई फ्रेम भेजी थी, जैसे मान लो ऐसे उसने 3 फ्रेम भेजी 1, 2 and 3, तो मान लो 1, 2, 3 और मान लो कि फर्स्ट फ्रेम ही लॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब जो रिसीवर है ना ही वो सेकंड फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा और ना ही वो थर्ड फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा. तो जो सेंडर है उसको दोबारा एक नंबर फ्रेम भेजनी पड़ेगी एंड सब्सिक्वेंटली अगली फ्रेम भी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो रिसीवर का विंडो साइज है वो ओनली 1 है. तो ये आउट ऑफ ऑर्डर की जो फ्रेम्स आ रही हैं वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता. लेकिन जो हमारे पास सिलेक्टिव रिपीट है उसका ये फीचर है कि इसमें जो सेंडर का विंडो साइज है दैट इज इक्वल टू द विंडो साइज ऑफ द रिसीवर. दोनों का जो विंडो साइज है दैट इज 1. ओके, और उस कारण क्या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पता है कि हम फ्रेम्स को कोई सीक्वेंस नंबर देते हैं 1, 2, 3 ऐसे. इफ़ वी हैव n बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर, अगर हमारे पास n बिट है सीक्वेंस नंबर को असाइन करने के लिए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 3, 4, 5, तो जो सेंडर विंडो साइज है या रिसीवर विंडो साइज है, क्योंकि बोथ आर इक्वल एक्चुअली, दैट इज इक्वल टू 2 raised to power n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 raised to power n minus 1. मान लो कि अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं सीक्वेंस नंबर को असाइन करने के लिए, तो विंडो साइज कितनी होगी 2 raised to power 3 minus 1 मीन्स 2. सो 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4. सो विंडो साइज तब सेंटर का भी 4 होगा और रिसीवर का भी 4 होगा. जो एसआर प्रोटोकॉल है उसमें हर इंडिविजुअल जो फ्रेम है रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेज होती है. तो इसमें इंडिपेंडेंटली एक्नॉलेजमेंट यूज़ होती है, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं होती, जिसको हम गो बैक एन में यूज़ करते थे. सो जो एसआर प्रोटोकॉल है, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है, वो इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट को यूज़ करती है. बेसिक आइडिया क्या है? जो बेसिक आइडिया है सिलेक्टिव रिपीट ARQ का वो ये है
कि यहाँ पे रीट्रांसमिशन जो सेंडर करेगा उन फ्रेम्स के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इधर दे वर लॉस्ट या देयर वाज सम एरर इन दैट फ्रेम, सो ओनली द अफेक्टेड, जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, सिर्फ और सिर्फ वही ARQ, वही फ्रेम रीट्रांसमिट होगी। तो उसके लिए इसको क्या मिलती है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब जिस भी फ्रेम को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली है, सिर्फ और सिर्फ वही फ्रेम जो है वो रीट्रांसमिट होगी, या वो भी हो सकती है जिसका से फॉर एग्जांपल टाइमर पूरा हो गया है। टाइमर पूरा होने का क्या मतलब हो कि हो सकता है कि जिस लिंक के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रही है वो लिंक एक्चुअली इज सफरिंग फ्रॉम कंजेशन, उसमें लोड बहुत ज़्यादा है, जिस कारण उसमें जो प्रोपागेशन डिले है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उतने टाइम पे है जो उसका अपना सेंटर का टाइम आउट जो है वो एक्सपायर हो गया, तब भी वो भेजेगा। तो दो केसेस होते हैं कि वो कब भेजेगा। फर्स्ट केस हमने बताया कि सेंडर ने कोई फ्रेम भेजी, मान लो कोई एक फ्रेम भेजी, और उस फ्रेम में देयर वाज सम एरर, करप्टेड फ्रेम थी। तो रिसीवर क्या करेगा, उस फ्रेम की एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, मान लो कोई भी फ्रेम नंबर है, मान लो ये फ्रेम नंबर 5 है। ठीक है, तो जो सेंडर है अब वो सिर्फ या सिर्फ 5 नंबर फ्रेम को ही भेजेगा, उसके जो सब्सिक्वेंट फ्रेम जो वो भेज चुका था उनको दोबारा ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड केस हमने क्या बताया कि अगर टाइमर पूरा हो जाए, उसका क्या मतलब हुआ कि सेंडर और रिसीवर ने यहाँ से कोई फ्रेम भेजी और वो फ्रेम लॉस्ट हो गई या बिजी लिंक के थ्रू जा रही थी, और यहाँ से उसका जो टाइमर है वो कम लगाया होता है, यहाँ पे उसका टाइमर कंप्लीट हो जाना था। तो इसको इतने टाइम पे, क्योंकि जो रिसीवर है उसने तो वो रिसीव ही नहीं की, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज ही नहीं सकता। तो मान लो कि ये भी वही फ्रेम है, मान लो फ्रेम नंबर 5। तो जो अब सेंडर क्या करेगा, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं है, पर ये इतनी वेट जरूर करेगा जब तक कि उसका टाइमर चल रहा है। जैसे ही टाइमर जो है वो कोलैप्स हो गया, मतलब वो एक्सपायर हो गया, वो सेम फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा। ओके, 5 नंबर फ्रेम को, जैसे कि यहाँ। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिलेक्टिव रिपीट है ये फीचर किस किस का यूज़ कर रही है, एक तो स्टॉप एंड वेट का प्रोटोकॉल का, प्लस और किसका फीचर यूज़ कर रही है, गो बैक एंड का। दोनों फीचर्स को वो यूज़ करके, दोनों के जो मेन फीचर्स हैं उनको यूज़ करके ही सिलेक्टिव रिपीट जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक आइडिया है। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट अमंग द ARQ स्कीम्स, बट द सेंडर मस्ट बी मोर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें सेंडर को भी कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा और कुछ हद तक रिसीवर को भी कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स उसको इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि मान लो कि सेंडर ने 5 नंबर फ्रेम भेजी और उसके बाद उसने 6 नंबर भी भेजी थी, और मान लो 7 नंबर की फ्रेम भेजी थी, और 5 नंबर में एरर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिसीवर है वो 5 को तो नहीं लेगा वो, क्योंकि 5 में तो कोई एरर है, उसने तो उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी हुई, तो उसको तो वो रिसीव नहीं करेगा। लेकिन जो रिसीवर है वो 6 और 7 को रिसीव कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंडर को पता चला कि 5 नंबर फ्रेम की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है और वो 6 और 7 को भेज दिया हुआ उसने, तो यहाँ पे सेंडर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको एक सर्चिंग क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी एक कि कौन सी फ्रेम जो है वो मुझे रीट्रांसमिट करवाने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा, क्योंकि इसको सर्च करनी पड़ेगी वो वाली फ्रेम फॉर विच इट is getting the negative acknowledgement।
रिसीवर पे भी यही होगा। 6 और 7 उसने रिसीव कर ली थी। अब क्योंकि इसने 5 नंबर फ्रेम के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी थी, तो सेंडर ने क्या किया, 5 नंबर की दोबारा भेजी। पर जब उसने ये रीट्रांसमिट किया, उसने 6 और 7 को एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। अब ये 5 उसके पास फ्रेम आई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट नाउ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, अब रिसीवर को कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा कि वो उस फ्रेम को सेट कर सके एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां पे वो होनी चाहिए। ठीक है। सो हमने कहा कि सेंडर है दैट मस्ट बी मोर कॉम्प्लेक्स, क्यों, सो दैट इट कैन सेंड आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स। ठीक है। द रिसीवर ऑल्सो मस्ट हैव सम स्टोरेज स्पेस, ताकि वो स्टोर कर सके पोस्ट नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स को। मतलब जो फ्रेम उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के भेजने के बाद आई हैं, वो उसको भी स्टोर कर सके, और उसके पास प्रोसेसिंग पावर भी होनी चाहिए सॉरी, ताकि वो उस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की फ्रेम को री इंसर्ट करवा सके इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब करप्टेड फ्रेम्स में होता क्या है, इफ द रिसीवर रिसीव्स ए फ्रेम दैट इज करप्टेड, देन इट डज नॉट साइलेंटली डिस्कार्ड दैट फ्रेम। साइलेंटली डिस्कार्ड कौन करता था, गो बैक एंड प्रोटोकॉल जो थी वो साइलेंटली फ्रेम को डिस्कार्ड कर देती थी, मतलब उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजती थी। लेकिन जो रिसीवर है वो क्या करता है, वो ऐसी कोई भी फ्रेम जिसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिले उसके लिए वो, मतलब जो कोई भी फ्रेम अगर रिसीवर को मिल रही है और उसमें कोई एरर है, तो वो उस फ्रेम की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजने से अर्ली रीट्रांसमिशन हो सकता है। अर्ली रीट्रांसमिशन का क्या मतलब हुआ कि उसको वेट नहीं करनी पड़ेगी कि टाइमर के ख़त्म होने की। जैसे एक मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये इसने एक फ्रेम भेजी और मान लो उसका टाइमर यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, उसका जो उसका टाइमर था, पर यह फ्रेम जो थी वो करप्टेड थी, मतलब रिसीवर ने एक्सेप्ट नहीं की, तो वो उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ठीक है। तो ये उसने क्या भेज दी, उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट तो टाइम के एक्सपायर होने से पहले ही मिल गई हुई है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंडर है उस फ्रेम को पहले ही भेज देगा, अभी तक बेशक जो अपना टाइम आउट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। So this is called as early retransmission, and it also avoids the waiting for the timer to expire at the sender side to retransmit the frame, जो हमने अभी आपको समझा दिया। ये मैंने आपको कहा कि इसमें जो रिसीवर है इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स। आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास वही कि अगर मेरे पास 5 नंबर की फ्रेम में कोई एरर है, तो वो 6, 7, 8 मतलब विंडो साइज के हिसाब से जो भी अगली फ्रेम्स हैं वो उनको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब एक्सेप्ट करने के बाद उसको जब सेंडर रीट्रांसमिट करवाता है जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाली फ्रेम थी, तो उसको सही जगह पे लगाने के लिए सॉर्टिंग को ज़रूरत पड़ेगी। सो SR प्रोटोकॉल रिक्वायर्स सॉर्टिंग एट द रिसीवर साइड, जो हमने आपको बताया था। इसका मतलब जो डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करेगा रिसीवर विंडो, 2 डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेगा लिंक लिस्ट का। ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसके अंदर जो लिंक लिस्ट में जो एड्रेस पार्ट होता है, वी एक्चुअली जस्ट रीअरेंज दोज एड्रेस पार्ट so that it can be easily reinserted into its proper position. Requires searching at the sender side, ये भी हमने आपको कहा, क्योंकि जो सेंडर था वो 6 और 7 नंबर फ्रेम को भेज चुका था, 5 नंबर में कोई प्रॉब्लम आई, उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली। इसका मतलब कि जो हमारा सेंडर है, सेंडर हैज़ टू सर्च for the frame to which it has got the negative acknowledgement. तो sender side पे it needs to have some
searching criteria, so that it can search the required frame for which it has got the negative acknowledgement. So this is the way, and only that selected frame is sent. No, the following frames are sent again and again. So we need not to repeat or retransmit the entire window. Only the affected frame will be selected and that will be retransmitted. So that is the reason it is called as a selective repeat protocol. Now efficiency is same. Efficiency is same as that of go back n. It means कि जो efficiency है वो efficiency क्या है जो go back n के का n की है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो efficiency है उसका फॉर्मूला क्या होता है, sender window size divided by 1 plus 2a. This 1 plus 2a is actually the useful time. मतलब इतने टाइम पे वो कितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स को सेंड कर सकता है, इतने नंबर ऑफ टाइम पे 1 plus 2a is the total useful time, मीन्स कि उस टाइम पे वो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स को ट्रांसमिट कर सकता है. दैट इज एक्चुअली द एफिशिएंसी. सो सेंडर विंडो साइज इज n. तो गो बैक n में भी जो सेंडर विंडो साइज क्या था वो n था, लेकिन रिसीवर विंडो साइज क्या था वो 1 था. पर क्योंकि हम एफिशिएंसी में सेंडर का विंडो साइज लेते हैं विच इज इक्वल इन बोथ द केसेस, बी इट अ गो बैक n और द selective repeat. So the efficiency of selective repeat is equal or same as that of go back n. So this was all about the sliding window protocols and the two techniques that we could make use to implement the sliding window protocols. First of all we discussed about the go back n, and in today's video's lecture we discussed about the selective repeat ARQ. Thanks for watching.